Salam Pakistan, welcome to Chai Toaster Host. I hope you guys are having a really good morning. आप लोग खुश हैं, हैप्पी हैं. ट्यूसडे का दिन है. सलीना का आज पहला एग्ज़ाम था. सलीना ने मुझे लगता है कि कुछ नहीं पढ़ा, मगर मैंने इस दफ़ा बहुत सारे बच्चों के मिड टर्म एग्ज़ाम चल रहे हैं पाकिस्तान भर के अंदर. एंड जब भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आई एम श्योर एज अ पेरेंट आप मेरे साथ, अगर आपके बच्चे हैं तो आप ये बात रिकग्नाइज़ करेंगे कि ऐसे लगता है कि आपके ख़ुद के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं. आपने अपने ख़ुद के एग्ज़ाम्स में शायद इतनी टेंशन नहीं ली होती जितनी आप अपने बच्चे के एग्ज़ाम में लेते हैं. नहीं करें. मैं आप लोगों की तरह थी और मैं सारी दुनिया के काम सब कुछ छोड़ छाड़ के बच्चों की सलीना के सर पे, क्योंकि एक ही बच्चा है तो उसके सर के ऊपर बैठ के उसको डंडे भी मारे, पिटाइयाँ भी करी, डांटें भी लगाई, सब किया. पढ़ाती थी. फिर भी रिज़ल्ट कुछ किस्म का आता था. कोई बड़ा ज़बरदस्त, कोई ऐसा नहीं हुआ कि बच्ची ने टॉप कर लिया. तो कहने का मकसद ये है कि इस साल मैंने सोचा, इस साल नहीं एक्चुअली पिछले साल ही मैंने सोच लिया था कि मैं एक नई सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी अपनाऊंगी. और वो ये है कि मैं अपनी बच्ची को उसके ख़ुद के मुस्तकबिल के लिए ख़ुद रिस्पॉन्सिबल करूँगी. तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो बेटा, नंबर अच्छे आते हैं, आपको भी बताया कि अच्छी बात है नंबर अच्छे आना, और नंबर बुरे आना एक बुरी बात है. आपकी मर्ज़ी है, आपने पढ़ना है, वेरी गुड. नहीं पढ़ना, ऑल्सो वेरी गुड. मैं आपकी मम्मी ही रहूँगी, आप मेरे ही घर में रहेंगी, मैं आपका वैसे ही ख्याल रखूँगी, वैसे ही उतना प्यार करूँगी. होता यही है ना कि हम लोगों को गुस्सा शुस्सा आता है और हम लोग वी गेट ओवर इट. और मतलब आप अपने बच्चे को ये तो नहीं कहते ना कि भाई तुमने फ़लाने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं लाए या फेल हो गए या व्हाटएवर, और उसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया. ऐसा तो आप कर नहीं सकते एज अ पेरेंट. तो आई थिंक कि अक्लमंदी ये है. इतने तेज़ बच्चे हैं, हम लोग हर वक्त बात कर रहे होते हैं कि आजकल के बच्चे जो हैं वो बड़े तेज़ हो गए हैं, चालाक हो गए हैं, कुलवंत हो गए हैं. तो आई थिंक इतने तेज़ बच्चे हैं तो उनको खुद ही ज़रा थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए. वर्स्ट केस सिनारियो क्या होगा कि मतलब 7वीं के एग्ज़ाम में, छठी के एग्ज़ाम में नंबर अच्छे नहीं आएंगे. आई थिंक दैट एज इज़ ओल्ड इनफ कि बच्चे को बिल्कुल कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए कि यू आर ऑन योर ओन सन और डॉटर. आप लोग जाएँ और इस चीज़ के ऊपर आप लोग अपना रिलेशनशिप बच्चों के साथ तबाह ना करें. मेरा ये ख्याल है. आज का जो हमारा शो है वो भी बच्चों के ही बारे में है, क्योंकि बच्चों को लेके वैसे ही ज़िंदगी में बहुत स्ट्रेस है. एक चीज़ जो कि हमने नोटिस करी है बच्चों की तरबियत करते हुए, देखिए हम लोग बात ये करते हैं ना कि हम अपने बच्चे को साइंसदान बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, बहुत सारे ख्वाब शाब देखे होते हैं. हम लोग कभी भी ये ख्वाब नहीं देखते कि बच्चे को अच्छा इंसान बनाएंगे. अच्छा इंसान बनाना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है अपने बच्चे को. आई थिंक आपका सबसे पहला मौक़िफ़ ज़िंदगी का अपने बच्चे की तरबियत को लेके एक अच्छा इंसान होना चाहिए, कि एक गुड ह्यूमन बीइंग. और वन ऑफ द क्वालिटीज़ जो आप अपने बच्चे के अंदर इंस्टिल करना चाहते हैं वो एम्पैथी होती है. यानी कि दूसरे को या दूसरे इंसान को देख के उसके लिए उसकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझना, उसके दर्द को अपना दर्द समझना. और अगर बच्चों के अंदर एम्पैथी होती है और बच्चों के अंदर कंपैशन होता है तो वो बच्चे ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर सक्सेसफुल होते हैं. बाय द वे, वो लोगों से बातचीत करने में सक्सेसफुल होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में बेहतर होते हैं, लड़ाई झगड़े के मामलों को बेहतर तरीके से सुलझा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. बहुत सारे उनके अंदर पॉजिटिव स्किल्स आ जाते हैं. हम आज यही बात कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर कंपैशन किस तरह डालें. और उसकी एक सबसे जो बड़ी प्राइम एग्ज़ाम्पल है जो कि हम कर सकते हैं, वो बच्चों को जानवरों से मोहब्बत कराना. बच्चों को दिखाना कि जानवर से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि वो एक बेज़ुबान चीज़ है और वो अपनी फीलिंग नहीं एक्सप्रेस कर सकता, अपना इमोशन नहीं एक्सप्रेस कर सकता. तो अगर आप उसको मोहब्बत करेंगे और आप उसका ख्याल रखेंगे और आप उससे अच्छे से पेश आएंगे तो वो भी आपसे अच्छी तरह रिस्पॉन्ड करेगा, अच्छे से पेश आएगा. हम लोग अगर अपने बच्चों को ये छोटी छोटी सी चीज़ें सिखाएं, एम्पैथी, कंपैशन, बहुत तरीके के टूल्स होते हैं, मगर उसके अंदर एक सबसे बड़ा टूल बेसिकली एनिमल्स है. बिकॉज़ वो ऑब्वियसली सोसाइटी का वो हिस्सा होते हैं जो कि अपने राइट्स के लिए खड़े होके पोस्टर तो नहीं कर सकते ना उनको पता है कि हमने फ़लानी जगह पे जाके एहतजाज करेंगे तो ये होगा. कुछ भी नहीं कर सकते. वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हैं हम लोगों के ऊपर.
खाने से लेके, देखभाल से लेके, उनके साथ तौर तरीके से जिस तरह उनसे पेश आया जाता है। आज सुबह रबिया ने मुझे एक वॉइस नोट भेजा ऑफ दिस इंसिडेंट, जो कि आज सुबह ही हुआ है 6:30 बजे। PIDC के करीब एक ये पेट्रोल पंप है, गैस स्टेशन है, और वहाँ पर बेसिकली रबिया हमारी टीम मेंबर हैं, उनके ड्राइवर ने उनको गाड़ी में सुबह सुबह ये स्टोरी सुनाई है कि वो आ रहा था और वहाँ से गुज़र रहा था और उसने देखा कि एक गधा गाड़ी बेसिकली जिसके अंदर एक बंदा लेटा हुआ है, वो उस पेट्रोल पंप पे पहुंची जहाँ पर बहुत सारा रश था और भीड़ था, और पता चला कि उस गधा गाड़ी में जो मालिक था, जो गधा गाड़ी का बंदा था जो कि लेटा हुआ था, वो लेटा हुआ नहीं था, इनफैक्ट वो मर चुका था, एंड इट वाज हिज डेड बॉडी। और गधा उसको पता नहीं कहाँ वीरान सन्नाटे से एक रश की जगह में लेकर आया, नोइंग इंस्टिंक्टिवली कि अगर मैं रश की जगह में जाऊँगा तो लोग कोई इसकी मदद कर सकेंगे। दिस हैपेंड आज सुबह 6:30 बजे इन कराची एट क्लोज टू PIDC। आज सुबह का ये वाक़या है। तो एनिमल्स जो होते हैं बेसिकली बहुत तरीक़ों से इंसान का काम आते हैं, आज से नहीं, बहुत अरसे से काम आ रहे हैं। अब उनका जो रोल है, ऑब्वियसली पहले वो ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते थे, प्लाउज के लिए इस्तेमाल होते थे, अब उनका रोल वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा शिफ्ट होके, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई, अब हमें घोड़े पे बैठ के सफ़र नहीं तय करना, आप गाड़ी पे जा सकते हैं। अब उनका रोल जो है वो थोड़ा सा तब्दील हो गया है, और उस तब्दील होते हुए रोल के अंदर हमारा क्या किरदार होना चाहिए उनके साथ, और स्पेशली हम अपनी अगली नस्ल को क्या सिखाएंगे, ये हम इसके ऊपर बात करेंगे तफसील के अंदर आज के शो के अंदर। फ़िलहाल मेरे पास कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ। पहली ख़बर जो है वो आज की बेसिकली कराची से ही मुतल्लिक है। कराची के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत बड़ा मसला था, और हम बहुत अरसे से आप लोगों को बता रहे थे, ख़बरें पढ़ रहे थे कि ग्रीन लाइन जो है वो इनाग्रेट होने वाली है, और अब वो इनाग्रेशन जो है बहुत ज़्यादा करीब आ चुकी है। 10 दिसंबर को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कराची तशरीफ़ लाएंगे उस ग्रीन लाइन को इनाग्रेट करने के लिए। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये बेसिकली जो ग्रीन लाइन है ये 24 किलोमीटर लंबी है। सरजानी टाउन से नुमाइश ये इसका है, और इसके ऊपर 25 स्टेशन हैं सरजानी टाउन से नुमाइश लेकर 12.7 किलोमीटर, तकरीबन 13 किलोमीटर जो है ये एलिवेटेड ट्रैक है, और 10 किलोमीटर जो हैं वो ग्राउंड लेवल ट्रैक्स हैं, और 422 मीटर्स के अंडरग्राउंड ट्रैक्स भी हैं। और ये डेडिकेटेड बेसिकली इस बस सर्विस के लिए डेडिकेटेड ट्रैक्स हैं, इसके ऊपर सिर्फ ये बसेस चलेंगी और कोई गाड़ी नहीं चलेगी। तो ये बेसिकली कराची की बहुत बड़ी जो ट्रांजिट का मसला होता है, लोगों को जो दिक्कत पैदा होती है पॉइंट A से पॉइंट B जाने के लिए, उसको होपफुली सॉल्व करेगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये भी कहा, असद उमर ने उनके बिहाफ पे बेसिकली ये ट्वीट किया कि वो कराची जब आ रहे हैं तो वो ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़ और भी कोई बेसिक हल निकालेंगे। फर्दर बाय द वे आप लोगों को बताती चलूँ कि 22 स्टेशन और डेपो भी कंप्लीट हो चुका है, और 40 बसें ये आ चुकी हैं हमारे शहर में, पिछले 10 दिन से खड़ी हुई हैं, और ये इनके टेस्ट रन हो रहे हैं। तो होपफुली अब ज़रा जो ट्रांसपोर्टेशन है स्पेशली इन इस लाइन जहाँ जहाँ से कवर कर रही है वो आसान हो जाएगी। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। मेरे पास कुछ और खबरें हैं आप लोगों को बताने के लिए, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। शादियों का सीज़न चल रहा है पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में शादियां धड़ाधड़ हो रही हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली रेगुलर शादियां हो रही हैं, मगर पॉलिटिकल शादियां भी हो रही हैं। एक ऐसी शादी की वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हुई। बेसिकली जुनैद सफदर की शादी हो रही है, जो कि मरीम नवाज़ के बेटे हैं, और उस शादी पे शरीफ ख़ानदान की शादियां जो हैं वो मेरे ख्याल में मुकम्मल नहीं होती जब तक कोई गाना ना गाए, और एक इस तरह की वीडियो जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की वायरल हुई। तो चल के वो वीडियो देखते हैं। ये हम नहीं जानते मगर जी नहीं सकते,
तुमसे प्यार, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। और ये थे हमजा शहबाज जो कि गाना गा रहे थे अपने कज़न तो नहीं बने, कज़न नहीं बने भांजे की शादी पे। मैं कज़न कहने लगी थी क्योंकि मरियम नवाज़ उनकी कज़न है, तो कज़न के बेटा भांजा होता है। मुझे थोड़ी सी वहाँ पे हिचकिचाहट हो गई थी। मैंने कहा 1 सेकेंड लेट मी थिंक। ये यू नो ही वाज सिंगिंग एट दिस वेडिंग। ये जो शादी है ये अंडर वे है। इसका जो रिसेप्शन है ये 14 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगी और वलीमा लाहौर दिसंबर 17 तारीख को होगा। ये बेसिकली इनकी शादी जुनैद सफदर की हो रही है आयशा सैफ खान के साथ। सो कंग्रेचुलेशंस टू देम। आई होप दे हैव लाइक अ लवली लाइफ टुगेदर। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली खबर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ। पाकिस्तान ने नए कोविड स्ट्रेन ओमिक्रॉन की वजह से 9 मज़ीद और मुल्कों की तरफ से इनबाउंड ट्रैवल जो है उसको बैन कर दिया है। इन 9 नए जो मुल्क आ गए हैं बेसिकली, इनमें नेदरलैंड, स्लोवेनिया, यूक्रेन, वियतनाम, पोलैंड, आयरलैंड, हंगरी और क्रोएशिया भी शामिल है। इससे पहले बाय द वे हम लोगों ने साउथ अफ्रीका, मोज़ाम्बिक, नामीबिया, लेसोथो, एस्वाटिनी, बोत्सवाना और हांगकांग से बेसिकली आने वाले पैसेंजर्स को रोका था कि इन कंट्रीज से ट्रैवल बैन है। इन कंट्रीज से सिर्फ़ और सिर्फ 2-3 सूरत हाल हैं जो कि NCOC ने बेसिकली डिक्लेयर करी हैं, जिसके अंदर एक्सट्रीम इमरजेंसी के अंदर सिर्फ ट्रैवल किया जा सकता है। और ट्रैवलर्स को, मुसाफिरों को वैसे भी फॉलोइंग अभी जो मैं आपको बताने लगी हूँ हेल्थ और टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स करने पड़ेंगे। उसके अंदर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, उनके पास एक 72 आवर्स की नेगेटिव PCR रिपोर्ट होनी चाहिए, उनका एक रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा अराइवल पे, और 5 दिसंबर तक उनको ये कंडीशंस जो हैं सारे के सारे प्रोटोकॉल्स ये फॉलो करने पड़ेंगे। आई थिंक ये आगे भी होगा। मैं आप लोगों को बताऊं कि 5 जो पैसेंजर्स थे पाकिस्तानी पैसेंजर्स सऊदी अरब से आने के बाद कोविड पॉजिटिव टेस्ट किए हैं अभी हाल ही में। तो ये बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गया है और ये बेसिकली जब ये वायरस का जो स्ट्रेन है सऊदी अरेबिया में पाया गया था उसके बाद बहुत ज़्यादा NCOC ने पाकिस्तान को हाई अलर्ट पे कर दिया है। और ज़्यादातर लोगों का ये कहना है इंक्लूडिंग NCOC चीफ असद उमर कि पाकिस्तान में ये जो नया स्ट्रेन है ओमिक्रॉन इसने आना ही आना है, इनेविटेबल है, पूरी दुनिया में फैल रहा है तो यहाँ पर भी आएगा। तो इसके लिए हम लोगों को पहले से ही इक़दामात जो हैं वो कर लेने चाहिए। वैक्सीनेशन जो है उसको बढ़ा देना चाहिए। अपने आप को अगर वैक्सीनेशन हो चुकी है तो ज़रूर बूस्टर शॉट्स जाके लगवाएं। इस वक्त बूस्टर शॉट्स लग रहे हैं तो यू नो डेफिनेटली मेक श्योर दैट यू गेट इट डन। इसी के साथ मैं आपको अपनी अगली ख़बर की तरफ पे लेकर जाना चाहती हूँ और वो ये है कि बलूचिस्तान के अंदर पहली स्नोफॉल हुई है। बलूचिस्तान की ज़ियारत वैली के अंदर और कान महतरज़ाई ओके सही बोला मैंने, यहाँ पर पहली स्नोफॉल हुई है। आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि सवात और कलाम में KPK में भी बहुत सारी स्नोफॉल हुई थी। इनिशियली जब स्नोफॉल हुई थी वो सिर्फ़ और सिर्फ पहाड़ों के टॉप के ऊपर हुई थी, मगर अब ब्लैंकेट हो चुकी हैं वैलीज़ वगैरह भी सवात और कलाम की KPK के अंदर। और अब ये वाली जो स्नोफॉल हुई है बलूचिस्तान के अंदर ये भी काफ़ी हैवी स्नोफॉल थी। इसके बाद हुआ ये कि ट्रैफिक जो है वो सस्पेंड हो गई पूरे के पूरे बलूचिस्तान में। और बांद के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं अब्दुल कद्दूस बज़ेंजो, उन्होंने कहा है कि इक़दामात लिए जा रहे हैं, रोड्स को स्प्रे किया जा रहा है और हाईवेज़ को खोलने की जल्द अज जल्द कोशिश की जाएगी। तो आई होप दैट दे आर सक्सेसफुल एंड दे डू इट रियली फास्ट। बट इनटिल देन ऑल द पीपल इन बलूचिस्तान एंजॉय द स्नो। आप लोग मज़ा करें बर्फ़ का। इसी के साथ नाज़रीन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक एवरीवन फ्रॉम द ब्रेक। हमारे पास हमारे अगले मेहमान मौजूद हैं। थोड़ी सी बातचीत करना चाहते हैं अपनी सेहत के बारे में, क्योंकि आई थिंक अच्छी सेहत जो है उससे ज़िंदगी जो है वो उसकी क्वालिटी बिल्कुल
करके तब्दील हो जाती है। तो चलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं शहजाद शमीम। ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं और कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हैं, चीफ ऑफ सर्विसेज भी हैं न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और साइकाइट्री के द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सर? शुक्र है। सर मुझे ये बताएं कि वन ऑफ द थिंग्स दैट आर द मोस्ट कॉमन दैट वी रियली वांट टू टॉक टू यू अबाउट इज़ लोअर बैक पेन, जो कि मर्द हजरात, ख़वातीन हजरात, और मेरे ख़्याल में अब मैं ये बहुत वसूख से कह सकती हूँ कि कम से कम मेरे सोशल सर्कल में जिन लोगों को मैं जानती हूँ 25 से अबव जितने के सारे लोग हैं उनको किसी ना किसी तरीके से ये बॉदर कर रहा है। उसको किस तरह कम किया जा सकता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं? So, पहले तो ये कि इट्स नॉट अनकॉमन टू हैव बैक पेन, इट्स नॉट अ डिज़ीज़। जो डेटा है बैक पेन का, so 95% of people at some point in their life will have, young people at some point in their lives they will have बैक पेन जो इतना शदीद होगा कि उसकी वजह से उनका काम का नागा करना पड़ेगा। सो बैक पेन सो सिवियर दैट दिस कैन वर्क, उसकी प्रेवलेंस इज़ 95%। सो इट हैपन्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। जिसको नहीं होता कमर का दर्द वो लकी है। एंड इसके रीजंस बेइंतहा हैं। सो बैक में बेसिकली आपकी मसल्स होती हैं, आपकी बोन्स होती हैं, आपके जॉइंट्स होते हैं, फिर आपके पोस्चर का उसमें अमल दखल होता है, आपके वेट का, आपके लाइफस्टाइल का, आप कितना सो रहे हैं, कितना उठ रहे हैं, आप कितनी वर्जिश कर रहे हैं। अच्छा, द सो मेनी एस्पेक्ट्स टू इट, इवन साइकोलॉजी। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स जो हम बैक पेन ट्रीट करते हैं आपको उसकी वजह पिन पॉइंट भी नहीं कर सकते, बट यू ट्रीट इट एंड दे गेट बेटर। सो यू डोंट ऑलवेज हैव टू फाइंड अ रीज़न फॉर इट, but it's common and it's usually easily treatable. It's easily treatable and you should seek medical help अगर बहुत severe हो। अगर बहुत से, so not always, because अगर हर बैक पेन का पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा तो फिर बाकी मरीज़ों के समझे जगह ही नहीं बचेगी। लेकिन कुछ रेड फ्लैग्स कहते हैं हम कि अगर वो हो रहे हैं तो आप बिल्कुल हेल्प सीख करें। उसमें अगर आपका दर्द सही नहीं हो रहा या आपका दर्द इतना शदीद है कि आप काम काज नहीं कर पा रहे, आप उठ नहीं पा रहे, बैठ नहीं पा रहे, आपको ओवर द काउंटर मेडिसिन से फ़ायदा नहीं हो रहा, या फिर ये कि आपके पाँव में दर्द जाना शुरू कर दे, या आपके पाँव सुन होना शुरू हो जाए, या ये कि आपको कोई पहले से ऐसी बीमारी हो जिसमें बैक पेन के वजूहात डेंजरस हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को पहले से अल्लाह न करे किसी कैंसर का इलाज हुआ है और उसको बाद में बैक पेन होता है, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो कैंसर खुदा न खास्ता बैक पेन की सूरत में वापस आ रहा है। सो अगर आपको पहले से कोई ऐसी हिस्ट्री है, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, या ये कि आपका पेन बहुत शदीद है, या ये कि आपको न्यूरोलॉजिकल साइंस आ रहे हैं, इससे पाँव में नमनेस है, पैरास्थीसियाज है, तो आप उसमें डेफिनेटली हेल्प सीख करें। बट यू नो वी आर सेइंग व्हेनेवर यू आर इन डाउट कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इट्स बेटर टू गो। बेहतरी ये है कि आप चले जाएं डॉक्टर के। ज़्यादा से क्या होगा, कुछ नहीं निकलेगा, वापस आ जाएंगे। एग्जैक्टली, लेकिन डॉक्टर कहेगा कि आप सही हैं, आप ओके, घर जाओ। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, आई एम सॉरी, आप द लास्ट थिंग यू वांट टू डू इज़ कि अगर आपको बैक पेन है और आप गूगल पे उसकी कॉजेज सर्च करें, ठीक है। डॉक्टर गूगल इज़ द वर्स्ट। आई एग्री विद यू होल हार्टेडली। अगर आप कभी ज़िंदगी में मतलब आप ये कहें कि मुझे आज छींक आई और आप इसको गूगल सिर्फ छींक को करेंगे तो आप उसके बाद एक सीवियर डिप्रेशन के मरीज़ निकलेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ए से लेके जी तक जितनी भी बीमारियां उन अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होती हैं, सब के आपको सिम्टम्स में छींक आएगी। नो आई एग्री विद यू होल हार्टेडली। मुझे बताएं कि बहुत सारी बैक पेन जो है वो डिस्कम्प्रेशन की वजह से होती है। कहाँ पर वो इतनी सीवियर हो जाती है, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है एट ऑल? सो डिस्क बॉडी का एक पार्ट है जो कि हर रीढ़ की हड्डी में हर 2 लेवल्स के बीच में डिस्क होती है। सही। और इट्स लाइक अ कुशन जो कि मोशन सेगमेंट्स को स्टेबलाइज करता है। ये जो वेट बेयरिंग होती है उसको समझें, इट्स लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर जो जगह जगह अल्लाह ने बनाया हुआ है, और इसका एक फंक्शन है बॉडी में। कभी कभी ऐसा होता है कि ये तो डिस्क ख़राब हो जाती है या किसी ऐसी एक्टिविटी की वजह से डिस्क स्लिप होकर बाहर निकल आती है। अगर इसकी वजह से बैक पेन होता है तो ये यूजुअली आसानी से वक्त के साथ ट्रीट हो जाता है, लेकिन अगर ये डिस्क बाहर निकल के इसके पीछे से नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड और जारी होती हैं और अगर उनको प्रेस करना शुरू करता है तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम। तो डिस्क हर्निएशन का पेन बाकी पेन की तरह से ही होता है, बाकी बैक पेन की तरह से ही होता है, लेकिन अगर आपके पाँव में सुनपन या पेन जाना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि वो डिस्क निकल के आपकी नर्व को प्रेस कर रही है
एंड दैट शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। और यूजुअली उसको कोई भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो एग्जामिन करेगा, आपको बताएगा कि IIS डिस्क को इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है या नहीं है। सही, तो डॉक्टर से, वालिद से मशवरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाज़रीन, जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे, कहीं ना जाएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर शहजाद बैठे हुए हैं, शहजाद शमीम बैठे हुए हैं। बेसिकली एसोसिएट प्रोफेसर हैं और कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन हैं एट द आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और साइकाइट्री भी देखते हैं। सर, मैं आपसे बात अब करना चाहती हूँ अगली जो है ब्रेन ट्यूमर के बारे में, और फिर उसको कोरिलेट आप अगर कर दें विद सर्जरी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जैसे ही पता चलता है ब्रेन ट्यूमर का मतलब ये है, हमारे दिमाग में एक वो मूवी चलती है धड़क के बाद कि बस गेम ओवर, ज़िंदगी ख़त्म। तो ऐसा क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो ब्रेन ट्यूमर्स बॉडी के किसी भी पार्ट के ट्यूमर्स की तरह से हैं, और फॉर्चुनेटली इतने कॉमन नहीं है जैसे जितना बैक पेन है, लेकिन बहुत से लोगों को डायग्नोज होते हैं, और कई हज़ार पेशेंट हर साल पाकिस्तान में डायग्नोज होते हैं। दो तरह के ट्यूमर्स होते हैं, एक बिनाइन है, मैलिग्नेंट है। बिनाइन ट्यूमर्स में एक्चुअली कई दफ़ा ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिसमें आपको किसी इलाज की ज़रूरत ही नहीं होती। आप डायग्नोज करते हैं ट्यूमर्स है, और मरीज़ से कहते हैं कि बस ठीक है, ये अपनी जगह अपना ट्यूमर ग्रो करेगा, आपको तंग करेगा ना, आपको उसको छेड़ने की ज़रूरत है, बस आप सीरियल फॉलोअप्स देते रहें कि उसकी ग्रोथ को मॉनिटर करते रहें। कुछ बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं उसमें आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, उसमें सर्जरी के रिजल्ट बेहतरीन है, पेशेंट की ऑपरेशन होता है और वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगियाँ, नॉर्मल लाइफ स्पैन 30, 40, 50 साल मजीद जितने भी गुजारते हैं बगैर किसी प्रॉब्लम्स के। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उसमें भी अब बहुत तरक्की हुई है, तो उसमें भी रिज़ल्ट्स बहुत बेहतर हैं। बट रिमेंबर, अगर उसमें आप नहीं इलाज करते हैं तो रिज़ल्ट जितना ख़राब है उस हवाले से ट्रीटमेंट के आउटकम्स बहुत सुपीरियर हैं। जो खौफ होता है, एक तो ये डिजीज़ है जो आपके कंट्रोल में नहीं है। एक ट्रीटमेंट है जो ब्रेन सर्जरी है, जिससे लोग डरते हैं कि उसमें जाएँ या ना जाएँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेन सर्जरी उन्हीं को एडवाइस की जाती है जिनको उसकी ज़रूरत होती है, जो उसके बगैर जिनको नुकसान बहुत ज़्यादा है। आज के दौर में ब्रेन सर्जरी इज़ एक्सट्रीमली सेफ़। जो पुराने ज़माने में कॉन्सेप्ट था कि दिमाग की सर्जरी के बाद गया उसको कोई ना कोई नुकसान से होता, वैसा नहीं होता। अब सिर्फ लगभग 1% से भी कम लोग होते हैं जिनको ब्रेन सर्जरी के बाद कोई सीरियस डेफिसिट चला ना करे, मौत का ख़तरा होता है। 99% पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं, और मेजॉरिटी इसमें से पेशेंट्स 2-3 हफ्ते के अंदर अपने काम पे भी वापस चले जाते हैं। इनफैक्ट अब एक नई और इसमें बहुत अमल जो है वो एडवांसमेंट्स का है। हमारे पास डायग्नोस्टिक्स बहुत ही एडवांस हो गई है, MRI बड़ी सुपीरियर क्वालिटीज़ के होते हैं, हमारे पास इंटेंसिव केयर एडवांस हो गया, हमारे पास सर्जिकल टेक्निक्स और सर्जिकल इक्विपमेंट बहुत एडवांस हो गए। सो अब हम जो ब्रेन सर्जरीज करते हैं उसमें बहुत ही हाई एंड माइक्रोस्कोप्स, बहुत ही हाई एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स, नेविगेशन सिस्टम्स यूज़ करते हैं। इनफैक्ट कई मरीज़ों में तो हम ब्रेन सर्जरी में मरीज़ को बेहोश भी नहीं करते, तो मरीज़ जाग रहा होता है, हमसे बातें कर रहा होता है, और हम उसके ब्रेन से उसका जो भी डिजीज़ है उसको ट्रीट कर रहे होते हैं मरीज़ से बातें करते करते, और वो ऐसी बातें करते हुए रिकवरी में आते हैं, और अगले दिन बातें करते करते घर चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसको हम अवेक क्रेनियोटमीज़ कहते हैं, और ये अभी हाल में पाकिस्तान में होना शुरू हुई हैं। इनफैक्ट हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस, हमने अब तक कोई 250 के करीब केसेस किए हैं आगा खान पे। जी। ओके। और सो इट्स नाउ वेरी अपकमिंग एक्सपर्टीज़, और अब दुनिया भर में ये बहुत कॉमन हो रही है। ओके, अवेक क्रेनियोटमीज़, और ये अवेलेबल हैं जी। पाकिस्तान में आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में। थैंक यू सो मच सर। मुझे बताएं कि आप जाते जाते अगर नाजरीन को बताएं अबाउट, वी कैन टॉक अबाउट स्ट्रोक एंड उसके ऊपर थोड़ी सी मालूमात दे दें। तो स्ट्रोक को आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं जैसे हार्ट अटैक्स के 2 तरीके के स्ट्रोक होते हैं। एक वो जिसमें कि खून की शरियाने में, ब्लड वेसल में कोई क्लॉट आके ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देता है, तो उसकी ब्रेन की वो ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है और वो एरिया खून ना मिलने की वजह से डैमेज हो जाता है। दूसरा स्ट्रोक वो होता है जिसमें ब्लड वेसल फट जाती है और खून दिमाग के अंदर फैल जाता है। दोनों ही बीमारियां बहुत ही ख़तरनाक हैं, और उसमें जो नुकसान होता है उसमें से रिकवरी तो होती है, लेकिन
उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, ज़ाहिर बहुत ख़र्चा भी होता है, बहुत टाइम भी लगता है और कई दफ़ा मुकम्मल रिकवरी नहीं होती है। तो स्ट्रोक का जो बेस्ट इलाज है वो उसकी प्रिवेंशन है। और प्रिवेंशन वी कमिंग बैक टू लुकिंग आफ्टर योर हेल्थ। आपकी डाइट सही हो, आप स्मोकिंग से परहेज़ करें, अपने कोलेस्ट्रॉल का ख्याल रखें, आप रेगुलर चेकअप्स करें, आप एक्सरसाइज करते रहें। सो द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रोक इज़ प्रिवेंशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इसी के साथ नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे। बात हो रही है कि बच्चों को किस तरह हम लोग इनकरेज करें कि वो जानवरों से काइंड हो सकें। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। आज मेरे सेट के ऊपर बहुत स्पेशल मेहमान मौजूद हैं। आई एम सुपर एक्साइटेड टू इंट्रोड्यूस यू गाइस टू दीज इंडिविजुअल्स। 2 लोग हैं मेरे पास। चलते हैं व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं ज़ोबिया ज़ुबैरी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट हैं, क्लाउड लीड हैं, ऑल्सो न्यू मॉमी हैं। और उनके साथ हमारे पास एक बहुत खूबसूरत छोटी सी बेबी हैं जिनका नाम है सोफ़ी अहमद। बाय द वे मैंने इस नाम के लिए बिल्कुल कैंपेन नहीं किया था। ज़ोबिया एंड सोफ़ी, अस्सलाम वालेकुम। ज़ोबिया ऑल्सो हैपन्स टू बी माई भाभी, मेरी अकलौती भाभी हैं, और सोफ़ी मेरी अकलौती भतीजी है। ओके, थैंक यू। भतीजी है। सो हाय पूकी, आई एम सो हैप्पी। मैंने आप सब लोगों को बताया था कि यू नो व्हेन सोफ़ी वाज बोर्न आई रिमेंबर टॉकिंग टू एवरीवन एंड टेलिंग एवरीवन यू नो ऑन CTH के सोफ़ी पैदा हो गई है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। दिल मेरे में लड्डू फूट रहे थे। बट आज हम लोगों ने सोफ़ी को इसलिए बुलाया और ज़ोबिया को इसलिए बुलाया है क्योंकि ज़ोबिया के घर में और मेरे भाई के घर में इन लोगों के घर में डॉग्स हैं और इनके पास 2 डॉग्स थे जो कि सोफ़ी के साथ बहुत खुश हैं ज़िंदगी में। एंड हम आप लोगों को वीडियोस भी दिखाएंगे। सोफ़ी इज़ रियली हैप्पी विद डॉग्स। ज़ोबिया, मुझे बताओ कि व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, वी आर गोइंग टू प्रिटेंड जैसे हम एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है? ओके। सो वी विल हैव टू डू दिस इंटरव्यू स्टाइल। व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, डिड यू हैव पेट्स? I've always had a dog. मेरे घर पे हमेशा से कोई ना कोई डॉग होता है। I remember when I was probably her age, इतनी छोटी थी तो मेरे पास एक शित्ज़ू पपी था, very cute, but I guess because weather ऐसा था, कुछ there's something wrong, but the poor puppy died and I remember crying for ages and ages. Well, not this small, इतना छोटी नहीं थी, 1.5 साल की होंगी, but I still remember that, you know, trauma. So उसके बाद then we got other dogs, but हाँ, You always grew up with, मतलब हमेशा we've always had dogs. You always had dogs. मुझे बताओ कि सोफ़ी को, why do you want Sophie to you know be integrated with animals and you know उसको तुम क्यों चाहती हो कि कुत्तों से, cats से सबसे प्यार हो? Because it's very important. मतलब we can't pretend कि dogs नहीं होते, cats नहीं होते, you know, birds नहीं होते, animals नहीं होते. Of course होते हैं. And इसी एज से it's very important to learn how to be kind to them, how to treat them like family, obviously. तो and besides I feel कि जो बच्चे grow up करते हैं with pets, with animals in the house, वो ज़रा ज़्यादा compassionate होते हैं, empathy ज़्यादा होती है उनमें, वो feel ज़्यादा करते हैं कि you know ये भी है, ये भी होता है। People जो डराते हैं कि नहीं, you know, dog है, काट लेगा, दूर रहो इससे। हाँ, और बहुत सारी मम्मीज़ जो होती हैं वो ये करती हैं कि वो यू नो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि भौ काट लेगा और भौ आ जाएगा और यू नो इस तरह की बातें जो हैं वो बहुत सारी की जाती हैं कि भाऊ आ जाएगा, भाऊ बिल्ला आ जाएगा। हाँ। वो जो है वो प्लीज़ नहीं करना चाहिए, वो बहुत बुरा होता है। That's very wrong. वो तो मतलब सबसे बुरा काम आप जो कर सकते हैं आप अपने बच्चे के साथ स्पेशली, वो ये है कि डर बिठा दें, बिकॉज क्या आपको स्ट्रीट्स पे
डॉग्स नहीं दिखते आपको, स्ट्रीट पे कैट्स नहीं दिखते हैं ना। ऑफ कोर्स। तो और ये बाय द वे साथ साथ वीडियो चल रही है सोफ़ी की। ये सोफ़ी मेरे घर पर आई हुई थी और दिस इज़ ट्रिक्स। ये सोफ़ी का सबसे फेवरेट बहू है। ये सोफ़ी मेरी गोदी में बैठी हुई है, बराबर में सोफ़ी के डैडी बैठे हुए हैं। और सोफ़ी जो है ज़ोबिया वीडियो बना रही थी, सो ज़ोबिया इज़ द वन बिहाइंड द कैमरा और सोफ़ी वॉज प्लेइंग। एंड अगर इस वीडियो की हम लोग साउंड आपको शेयर कर सकते, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं थी ऑब्वियसली क्योंकि फ़ोन से बनी हुई वीडियो है। तो सोफ़ी इतना गिगल करती है और इसको इतने शदीद पसंद हैं ये ये सारे के सारे एनिमल्स, सारे कुत्ते और घर में जितने भी एनिमल्स हैं, सोफ़ी एब्सोल्युटली लव्स देम। हम लोगों को देख के इतना खुश नहीं होती जितना ज़्यादा वैसे वो फ्रैंकली। और इसके ऊपर मेरी अम्मी अक्सर बोलती है ये मुझे नहीं पहचानती, मगर ये डेफिनेटली जब एनिमल्स होते हैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश होती है सोफ़ी। फेवरेट है, एब्सोल्यूट फेवरेट है कि जब स्पेशली सारे डॉग्स एक साथ। दैट्स हेज़ल एंड सोफ़ी। ये हेज़ल है और ये सोफ़ी हैं। ये इनका हस्की है। सोफ़ी लव्स दिस हस्की ऑल्सो। इस हस्की ने सोफ़ी की ये वाली जो चूचू, इस वक्त भी जो सोफ़ी के मुंह में चूचू है इस चूचू के साथ एक्सीडेंट हुआ तो सोफ़ी के मुंह से गिर गई थी, तो हेज़ल ने कहा कुछ नहीं होता, मैं उठा लेती हूँ फिर हमें सोफ़ी की चूचू लेके जानी पड़ी थी। और ये साशा हैं। साशा को लिटिल बिट डर लगता है सोफ़ी से। साशा थोड़ा सा साशा साइज़ में छोटी है ना, तो वो पग है, वो साइज़ में छोटी है, तो वो सोफ़ी और साशा का साइज़ तकरीबन लगभग एक जितना ही है। तो मेरे ख्याल में साशा वाज लाइक कंपटीशन है ये मेरे साइज़ का। बट तुम्हें मुझे बताओ कि कभी डर लगा सोफ़ी जब इतने बड़े बड़े डॉग से इंटरैक्ट कर रही थी? ये 2 महीने की थी तब से आप लोगों ने इसको मेरे घर पे जब भी आपकी आती थी तो ये ट्रिक्स के साथ, और एक दफ़ा ट्रिक्स ने इसका पाँव भी बाय द वे पकड़ लिया था। पटाखा थोड़ा सा ट्रिक्स को समझ नहीं आया कि कितना मुलायम होता है बच्चे का पाँव, तो ट्रिक्स ने अपने मुँह में हल्का सा ज़रा कहा कि चलो मैं ट्राई करती हूँ सोफ़ी के पाँव को, और उसने सिर्फ हल्का सा चबाया नहीं, पर उसको हल्का सा उसने टच किया तो सोफ़ी का पटाखा बच गया था बीच में। बट तुम्हें डर लगा था क्या उस पॉइंट पर? नहीं, नॉट रियली। इट्स एक्चुअली रियली फ़नी। आप मुझसे सब ये अभी सवाल पूछ रहे हो। इन द मॉर्निंग मैंने रात को ना अपने कुछ फ्रेंड्स को इसकी ये वाली वीडियोस भेजी थी, तो दे वर लाइक कि तुम्हें डर नहीं लगा कि एकदम से सोफ़ी जब कि हमें डर लग रहा है कि ट्रिक्स उसके करीब आ रही है, उसका हाथ ले रही है मुँह में। नहीं, नॉट इवन फॉर ए सेकेंड वाज आई स्कैर्ड कि कोई इंजरी कर देगा कोई भी डॉग इनमें से, या कोई बहुत ज़ोर से बाइट कर देगा। नॉट इवन फॉर ए सेकेंड, बिकॉज सी आपको अपने डॉग्स का तो पता होता है, राइट? ऑफ कोर्स। आपके घर के डॉग्स हैं, यू नो कि वो बाइट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्या पोटेंशियल है उनकी। ऑब्वियसली कुछ लोग गार्ड डॉग्स जैसे रखते हैं फॉर एग्जांपल। अब गार्ड डॉग्स के साथ ऐसे केयरफुल होना होता है। Sophie has had it by the way with her jacket and she's had it with the ponytails। उसने कहा बहुत फैशन हो गया है। नाज़रीन, आई होप आप लोगों ने जैकेट एंजॉय कर लियो, क्योंकि अब आई थिंक जैकेट को उतारने का टाइम हो चुका है। हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, हम ज़ोबिया से थोड़ी सी और बात करेंगे अबाउट हाउ टू इनकलकेट इस एज से, इस उम्र से, जब बच्चे इतना ज़्यादा छोटे होते हैं, एनिमल्स के साथ काइंडनेस वो। मगर ये गुफ्तगू होगी ब्रेक के बाद, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं बेबी सोफ़ी। शी इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। मैंने इसको अपनी गोद में इसलिए पकड़ा है क्योंकि मैं कन्विंस्ड हूँ कि इसकी सबसे ज़्यादा शक्ल मुझसे मिलती है। मेरे साथ सोफ़ी की मम्मी ज़ोबिया ज़ुबैरी हैं, जिनको हालांकि उन्होंने सोफ़ी को पैदा किया, हम बिल्कुल कोई क्रेडिट नहीं देते, कहते हैं कि सोफ़ी बिल्कुल इन जैसी नहीं दिखती। कैसा लगता है जैसे जब हम वही बोलते हैं? जो कि नहीं दिखती, जो कि फैक्ट है। आई मीन क्या करें, मतलब मैंने देखा इसको ऑपरेशन थिएटर में। मैंने अपने डॉक्टर से पूछा कि भाई किसकी शक्ल है, लाइक नॉट यू, इट्स नॉट यू। हा ऐसा भी होता है। हम लोग आपके साथ एक गेम खेलना चाहते हैं, क्योंकि आप यू लव एनिमल्स और आप एनिमल्स रेस्क्यू भी करती रहती हैं। आपने बहुत सारे एनिमल्स रेस्क्यू किए हैं, तो वी वांट टू प्ले अ गेम। आप येस और नो के ज़रिए हमें जवाब देंगी, ठीक है?
और हम बात करेंगे आपसे नेवर हैव आई एवर, ठीक है? कभी आपने किसी और का, ये वाला पेपर ले लो, कभी आपने किसी और का स्ट्रे पेट लिया है घर में जो कि आपको पता था किसी और का है? Yes. किस सर्कमस्टांसेस में? Well, abandoned pet था actually. Abandoned, okay. Abandoned pet था. It was a cat. It was a female cat, and I knew कि मतलब किसी की है, आसपास में से किसी की है. तो वो बेचारी लेकिन बहुत म्याऊं म्याऊं करते लेफ्ट राइट हो रही थी. कुछ नहीं होता. मेरी औलाद को एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिल गई है. कागज़. किड्स आर सो सिंपल. कागज़ से खुश है. अच्छा, मुझे ये बताएं कि कभी आपने कोई शेल्टर से एनिमल अडॉप्ट किया? एक्चुअली नो. कभी भी नहीं किया? नहीं, नॉट फ्रॉम अ शेल्टर. कभी आपकी अपनी बिल्ली ने या कुत्ते ने आपको अटैक किया? नहीं. नहीं? ये अब यस है. नो. ओके. कभी आपको किसी और के पेट के साथ बहुत इंस्टेंट कोई कनेक्शन हुई कि ऐसा लगा कि बस ये पेट मेरा होना चाहिए और फिर इवेंचुअली वो आपका हो गया? नो, बिकॉज मतलब नहीं, नॉट रियली. ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई अबैंडन पेट बेसिकली मैंने रख लिया. नहीं, नॉट रियली. कभी आपने किसी पेट को बहुत ज़्यादा बीमारी की हालत से रेस्क्यू करने की कोशिश करी हो और द पेट डिडंट सर्वाइव? यस. बहुत बुरा फील होता है ना. There was a very sick cat one day. मैं ऑफिस गई तो बिल्कुल सामने दरवाजे पे there was a very sick cat. वो बेचारी बस ऐसे पड़ी हुई थी. I felt so bad. हमने उसको ऊपर लेके गए, दूध पानी दिया, बहुत ट्राई किया, वेज को बुलाया, फिर उसको दवाई वगैरह दी. बट बाय इवनिंग, शाम तक 6-7 घंटे में she passed away. It was horrible. It was a horrible feeling. Have you ever had a pet save your life? Yes. One of my childhood dogs was a Dalmatian, and हमारा गार्डन के साथ एक छोटा सा गेट बना हुआ था. So apparently I was really small. I climbed up on the gate. छलांग लगाने वाली थी दूसरे साइड पे, तो वो उसने आके ना मुझे पीछे से जीन्स पकड़ ली. तो मैं एक ऑकवर्ड पोजीशन में, एज अ चाइल्ड, ऑकवर्ड पोजीशन में कि ना ऊपर ना नीचे, बीच में फंस गई थी. पर उसने भी वो पकड़ के कर रहा था, घुरा रहा था वो. तो इससे ना घर वालों को आवाज़ आई कि कुछ हो रहा है, क्योंकि वो घुराता नहीं था, तो करे जा रहा था. और वो मुझे पकड़ा हुआ था, द सीट ऑफ माई पैंट्स. हाउ लकी. या, दैट्स वेरी लकी. एक तो गिरती बट अगर गिर के उठ जाती तो फिर वॉन्डर ऑफ कर जाती कहीं. एग्जैक्टली. मुझे ये बताओ कि सोफ़ी जब बड़ी होगी, आपका होप क्या है एज़ फार एज सोफ़ी एंड एनिमल्स इज़ कंसर्न्ड? क्यों आप इतनी कोशिश करती हो? क्योंकि सोफ़ी पहली दफ़ा एनिमल्स से आई थिंक आप लोग मिलाने लाए थे व्हेन शी वाज 1 month old, 1 महीने की थी. यस. पहली दफ़ा सोफ़ी जब हमारे घर आई थी, पहली दफ़ा लाइफ में, पहली दफ़ा, तो सबसे पहले इन लोगों ने मेक श्योर किया, इसके दोनों माँ बाप ने, कि वो छोटी सी बच्ची वो लिपटी हुई थी अपने वो शीट वीट के अंदर, ऐसे सो रही थी बेचारी. तो सारे एनिमल्स को सूंघवाया, एंड ऑल द एनिमल्स केम, दे स्मेल्ट हर, licked her. They made sure कि Sophie was thoroughly vetted by all of them. And then Sophie, obviously, then every time she comes, she meets all of them and she has a good time with them. मुझे बताएं कि सोफ़ी को आप क्यों चाहते हैं कि एनिमल्स के साथ उसकी क्लोजनेस डेवलप हो? So it's very important. Like I said, you can't pretend कि animals don't exist. इसी एज से आपको सीखना है कि how to be kind to them, how to care for them. And besides, एक I feel happier, healthier childhood गुजरता है especially आपका. And वो एक आपका जो bond form हो जाता है अपने pets के साथ, वो bonds शायद आपका बहन भाई में इतना नहीं होता. हाँ, और आपका हमेशा वो लास्ट करता है. बाय द वे, एनिमल्स आपका ना सिर्फ उस टाइम पर ख्याल रखते हैं जिस टाइम पर
आपको मज़ा करना होता है, बट इन फैक्ट आई फील लाइक कि वो तब भी होते हैं व्हेन यू आर लो. स्पेशली आई हैव नोटिस कि व्हेनेवर आई एम नॉट फीलिंग सो ग्रेट, दे विल कम टू मी, दे विल ट्राई टू cheer me up, they'll do something to make themselves known. So thank you so much, by the way, Zobia. Thank you so much, Sophie. Sophie is not interested in talking to me right now. Sophie, thank you. Say thank you. Thank you. Like yeah. इसी के साथ नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं. ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे. बात हो रही है हाउ टू बी काइंड टू एनिमल्स, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन. हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं. इनका नाम है डॉक्टर मोहसिन हसन. वेटनरी फिजिशियन भी हैं, सर्जन भी हैं, और बहुत ज़्यादा जिन जिन लोगों के पास एनिमल्स होते हैं उनकी ज़िंदगी में आप लोग बहुत एक अहम किरदार अदा करते हैं. कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड. मुझे आपसे ये सबसे पहले बात ये करनी है कि पेट्स को जब हैंडल कर रहे होते हैं, उनकी हैंडलिंग कर रहे होते हैं, जनरली सारे के सारे लोग, दिस इज़ फॉर ऑल एवरीवन, क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? अच्छा, ये डिपेंड करता है एनिमल के ऊपर कि कौन से एनिमल से आप इंटरेक्ट करते हैं. लाइक डॉग का अपना एक तरीक़ाकार होता है, कैट्स का अपना होता है, बर्ड्स का अपना होता है. तो सबसे सेंसिटिव जो होते हैं एनिमल्स वो कैट्स होती हैं कि उनको हार्ट अटैक आ सकता है, कोलैप्स हो सकता है अगर आप उसको ग्रैब करें. तो पहले तो उनको आपने फ्रेंडली करना है, उनको ट्रेन करना होता है और ऑनर से पूछना होता है कि ये ट्रेन है कि नहीं है. अगर वो ट्रेन नहीं है तो आप उसको हाथ ना लगाएं. और इसके अलावा जो डॉग्स होते हैं वो पहले तो ये कि हम उसको ऑनर को बताते हैं कि उनको ट्रेन करें आप. अगर ट्रेन ना करें तो डॉग में एग्रेशन होता है ऑब्वियसली, तो उसको फिर कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो आफ्टर दैट ट्रेन डॉग भी हो तो उसको एक तरीक़ाकार होता है. जब हम उसके करीब जाते हैं तो सबसे पहले तो उसको स्निफ करना चाहिए और अपने हैंड को, उसको आवाज़ जो उसका नाम होता है उससे पुकारना चाहिए जो उसका नाम होता है. तो उसके बाद हमें उसके करीब जाना चाहिए. तो फिर वो अटैक नहीं करता और उसको पैट करना चाहिए, उसके साथ बातें करना चाहिए. और आपने डरना नहीं है, क्योंकि आप जब डरते हैं उनसे तो हमारा जो हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होते हैं. और डॉग्स होते हैं उनकी स्निफिंग बहुत पावरफुल होती है और वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि अभी ये किस स्टेज में है. तो जब आप डरते हैं तो फ़ौरन अटैक कर देते हैं. तो आपने अनकॉन्शियसली भी डरना नहीं है उनसे कि दिल में आप डरें और शो करें कि मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन डॉग वो आपको डिटेक्ट कर लेते हैं कि अभी डर रहे हैं ये चीज़. तो और इसके अलावा कैट्स हैं. कैट्स थोड़ी सी हम उसको कहते हैं कि नॉटी होते हैं, वो कंट्रोल में नहीं होते. वो डिपेंड करता है कैट्स की मूड के ऊपर कि कौन सी कैट्स है, कौन सी ब्रीड है और किस तरह बिहेवियर है इसका, वो इस पर डिपेंड करता है. वो ये नहीं है कि आप उसको ट्रेन करें, ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता वो. अच्छा, मैंने एक बात नोटिस करी है. मेरे घर में हमेशा से कुत्ते थे. उसके बाद आई हैव ऑल्सो हैड अ चाइल्ड. अभी रिसेंटली अभी आप मिले हैं ऑफ सेट पे, हमारे मेरी नीस भी आई हुई है. ये इतने छोटे बच्चों को नहीं पता होता कि कैसे हैंडल करना है, कैसे नहीं हैंडल करना. उसके बावजूद कम से कम जो हमारे घर में जितने भी एनिमल्स हैं वो बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं बच्चे के. अभी हम लोगों ने वीडियो भी चलाई थी. मेरी नीस ने अपना पूरा, उसका बाजू ही छोटा सा है, उसने अपना पूरा बाजू मेरे लैब के मुंह के अंदर डाल दिया, पूरा बाजू. और वो लैब चोक कर रहा था उसके हाथ की वजह से. बट ना उसने बाइट डाउन किया उसके हाथ को, उसने उसके मुंह से आहिस्ता आहिस्ता करके अपने आप को उसने एक्सट्रिकेट कर लिया, मगर मेड श्योर के बच्चा ना इंजर हो. एनिमल्स को जनरली जो घर में होते हैं उनको इंस्टिंक्टिवली पता होता है कि हर्ट नहीं करना इस फैमिली मेम्बर को, ये बेवकूफ़ है. नहीं, डॉग्स जो होते हैं, ये जो आपने लैब कहा और गोल्डन रिट्रीवर, इनको हम कहते हैं टॉय ब्रीड. ये वैसे बाय नेचर फ्रेंडली होते हैं. आप बहुत कम लैब को या गोल्डन रिट्रीवर को बार्किंग करते हुए देखेंगे. बार्क नहीं करते, बहुत कम करते हैं. तो ये इनकी स्पेसिफिकेशन है. और दूसरे डॉग्स के बाय नेचर जो है ये बहुत पोलाइट होता है टुवर्ड देयर ऑनर. नेचर खुदा ने ऐसे इसके पैदा किया है क्योंकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अपने ऑनर्स को. तो अल्लाह ने इसकी क्रिएशन भी इसी तरह की है कि वो अपने मालिक के और मालिक के जितने भी घर फैमिली वाले हैं उनकी प्रोटेक्शन करते हैं. हालांकि उनको वो नुकसान भी पहुंचा रहे हो तब भी उसको कुछ नहीं कहते. ये उनके नेचर में ये चीज़ शामिल है.
सही, कितनी ज़बरदस्त बात है कि अल्लाह ने नेचर ऐसा बनाया है कि वो आपको चाह कर भी हार्म नहीं कर सकते, चाहे आप उनको दर्द भी कर रहे हो। ज़बरदस्त बात है। हम लोग जा रहे हैं नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, डॉक्टर साहब के साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर मोहसिन हसन बैठे हुए हैं, वेटनरी सर्जन भी हैं, फिजिशियन भी हैं। सर अगली बात मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, हमने ये तो आपसे डिस्कस कर लिया कि कुत्ते और जानवर जनरली जितने भी होते हैं वो इंसानों के साथ बहुत अच्छे रवैये से, उनका फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये होता है कि वो अच्छी तरह पेश आएँ, स्पेशली डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जिसके अंदर बकरियाँ, डॉग्स, कैट्स, आई थिंक हॉर्सेस, जो ये डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं जनरली दे लाइक ह्यूमंस, दे वांट टू बी नाइस टू यू। सो जनरली मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो अग्रेशन होता है वो इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने एग्रेसिव बिहेवियर को रिस्पॉन्ड किया होता है। ऐसे ही है सर? अच्छा मैडम, इसमें ना कई सारी चीज़ों को, पहलुओं को हमने देखना होता है। जब भी कोई डॉग या कोई भी एनिमल अटैक करता है ना, वो इस गर्ज से नहीं करता कि उसमें उसको प्लेजर मिल रहा हो, वो इस गर्ज से करता है कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसको माहौल सोसाइटी ऐसी मिली होगी कि वो डर रहा हो या किसी और वजह से, हाँ डर की वजह से और अपनी प्रोटेक्शन की वजह से वो आपके ऊपर अटैक करते हैं। ना कि जिस तरह हम इंसानों में है कि कुछ चीज़ें हम अपने प्लेजर के लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, एनिमल्स में ऐसे नहीं है। वो हमेशा टूवर्ड एनिमल उनके अफेक्शन होता है, लेकिन सोसाइटी ने उसको ऐसे ट्रेन किया होता है, हमारी सोसाइटी में उनको इस तरह ट्रीट किया जाता है कि वो ख़ुद को इनसिक्योर पे फील करते हैं यहाँ पे, तो इसलिए वो अटैक कर लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि घर पे अगर कोई किसी के पास बच्चा है और वो अपने घर में बच्चे को बचपन से एनिमल कोई ना किसी भी तरह का, कभी कोई लोग बनीज़ लाते हैं, कुछ लोगों को खरगोश पसंद है, कुछ लोगों को कुत्ते, बिल्ली, जो डोमेस्टिक पेट्स होते हैं जनरली, उन सब की क्या डिफरेंट वैक्सीनेशंस होती हैं और उनका अगर बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है तो उनकी वैक्सीनेशन होना कितना ज़रूरी है? अच्छा हाँ, इन सब एनिमल्स जितने भी एनिमल्स है, बनीज़ है, कैट्स है, डॉग है, इन सब की डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीनेशन है। और जो सबसे कॉमन है पाकिस्तान में, जो ज़ूनोटिक भी है, वो है रेबीज़। जो भी आप पेट्स रख रहे हो तो कम से कम आपको रेबीज़ वैक्सीन करानी चाहिए। और दूसरी पाकिस्तान में क्योंकि इक्वाइंस भी ज़्यादा है, इक्वाइंस से मुराद हॉर्सेस है, डोंकीज़ है, म्यूल्स है, पाकिस्तान में तकरीबन मोस्टली पीपल रखते हैं इसको। तो इनके जो स्टूल होते हैं या जो फीसेस ये पास करते हैं उसमें एक बैक्टीरिया होता है तो जो टेटनस कॉज करता है। तो एटलीस्ट जो भी लोग पेट्स रखते हैं घर पे तो उनको टेटनस का वैक्सीन भी कराना चाहिए। तो उसका ये है कि 1 साल तक तकरीबन वो इफेक्टिव रहता है, क्योंकि स्क्रैच करते हैं एनिमल, कोई भी एनिमल हो ना, बच्चे खेलते हैं, हम खेलते हैं तो स्क्रैच आ जाते हैं इनवॉलंटरीली, तो वो एनिमल क्योंकि बाहर भी चले जाते हैं, तो कम से कम हमें टेटनस का वैक्सीन कराना चाहिए जितनी भी ऑनर्स है। और बाय द वे साथ साथ हम लोग 2 विंडो पे चला रहे हुए हैं पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के अपने एनिमल्स के साथ पिक्चर्स आप देख रहे हैं, वो भी साथ साथ चल रहे हैं। दीज आर ऑल पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ हु हैव पेट्स एंड हु लव देयर पेट्स। आप इनको भी देखें और इन्जॉय करें। डॉक्टर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जानवरों को सबसे बेहतरीन तरीका कंपैशन दिखाने का क्या होता है और उसका ट्रस्ट विन करने का क्या होता है? अच्छा, ये आपने जितनी भी चीज़ें करनी है एनिमल के साथ, ये बचपन से होती है कि आपने उनके बचपन से इस तरह की बिहेवियर को डेवलप करना होता है कि वो सोशल हो लोगों के साथ। उनको आप डिफरेंट टी स्टॉल्स होते हैं, डिफरेंट जगह स्पॉट्स होते हैं जो सोशल होते हैं, वहाँ पे लोग आते हैं तो उनसे इंटरेक्ट करवाएं उनसे और उनको ट्रेन करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी है वो ट्रेनिंग है, स्पेशली डॉग्स में, क्योंकि कैट तो वैसे ही बाहर ज़्यादा नहीं जाती, वो घर पे रहती है। डॉग्स को आपने इंटरेक्ट करवाना होता है, तो ट्रेनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप डॉग को ट्रेनिंग करवाएं उनकी और उन लोगों से उनको इंटरेक्ट करवाएं, सोशल कराएं, तो इंशाल्लाह वो फ्रेंडली होता है। कोई ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया और हमसे गुफ्तगू करने का बहुत बहुत शुक्रिया। देयर वाज इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट यू गेव अस। अगर आपको जाते जाते मैसेज देना चाहें? अच्छा, जो एक चीज़ है, बल्कि 2 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। जितने भी लोग गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं, ऑनर्स है गाड़ियों की, उनके लिए मैं 1-2 चीज़ें इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो कैट्स वगैरह उनको सर्दी लग जाती है,
तो वो गाड़ी की जितने बोनेट्स होते हैं या टायर के रेम होते हैं, क्योंकि वो गर्म होते हैं तो उसमें जाके वो बैठ जाते हैं। तो आप काइंडली जब सुबह गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले एक बार बोनेट को उठा के चेक करें कि कोई कैट्स वगैरह तो उसके अंदर नहीं है, क्योंकि अक्सर हमारे पास केस रिपोर्ट होते हैं बेचारी जलने वाले उसका केसेस होते हैं। और दूसरी चीज़ सर्दियां हैं तो कम से कम आप एक टाइम खाना जो है, क्योंकि रोडेंट्स खाते हैं मोस्टली कैट्स, तो वो अंदर चले जाते हैं ज़मीन के, तो आप काइंडली उनको ना एक टाइम का खाना दिया करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, दिस इज़ एब्सोल्युटली यू आर एब्सोल्युटली राइट। बाकी में सर्दियां हैं, अगर हमें सर्दी लग रही है, हमारा भी दिल चाह रहा है कि गर्म होकर बैठें, तो आपके इर्द गिर्द आपके मोहल्ले में जितने भी कैट्स हैं या डॉग्स हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा फीड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। सवाब का काम है, बहुत अच्छा काम है। दोबारा से रिक्रिएट करना चाहती हूँ कि बच्चों को सिखाएं, आपके अगर घर में छोटे बच्चे हैं उनको सिखाएं कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें, उनसे प्यार से पेश आएँ। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, हम कल मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।